चलिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की और एनडीए की जीत की पटकथा कहिए जिन्होंने लिखी, और एक बड़े रणनीतिकार और जिनको एक बहुत मुश्किल लड़ाई सौंपी गई, महाराष्ट्र से आए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत मुश्किल लड़ाई, ये टेस्ट आपने बहुत पास किया, एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने जीती है सर, मेरे ख्याल से बधाई हो आपको। पहले तो बड़े फैक्टर्स आप बता दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े फैक्टर्स कौन कौन से रहे आपके हिसाब से? ब्रांड मोदी ने बचा लिया नीतीश को कह सकते हैं, या ब्रांड मोदी की वजह से एनडीए की जीत? देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि ये पूरे कोरोना के काल में जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, उस समय जिस प्रकार से पूरे देश में कई सरकारें, कई लोग केवल टीका टिप्पणी कर रहे थे, ऐसे समय आदरणीय मोदी जी ने गरीबों की चिंता की। गरीबों को अनाज मिले, गरीबों को राशन मिले, गरीबों के अकाउंट में पैसा जाए, गरीबों को गैस मिले, ऐसी सारी चीज़ों की चिंता ये मोदी जी ने की, और जिसके कारण बिहार के गरीबों को और देश के गरीबों को ये लगा कि हमारी चिंता हो रही है, हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और उससे एक बहुत बड़ी प्रो इनकम्बेंसी, मोदी जी के बारे में एक विश्वास की लहर ये पूरे बिहार में तैयार हुई। जब हम बिहार में घूमते थे तो जिस आदर के साथ आम आदमी, जिस आदर के साथ महिलाएं, जिस आदर के साथ युवा, जिस आदर के साथ गरीब मोदी जी का नाम लेते थे, उससे ध्यान में आता था कि मोदी जी की एक लहर ये पूरे बिहार में है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस लहर के कारण निश्चित रूप से हमको ये विजय मिला है। और साथ साथ ये बात भी सही है कि जो हमारे नीतीश बाबू है, भले कुछ 15 सालों की थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी रही हो, लेकिन उनकी छवि बेदाग है। जब लोग कंपेयर करते हैं लालू जी के परिवार से नीतीश जी की, तो लोग ये मानते हैं कि भाई चाहे कुछ हो, 2 काम इधर 2 काम उधर, लेकिन नीतीश जी व्यक्ति अच्छे, बेदाग है, बिहार के लिए काम किया है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको मोदी जी की प्रो इनकम्बेंसी ने रोका, और उसके कारण हम लोग ये चुनाव जीत पाए। ठीक है देवेंद्र फडणवीस जी, लेकिन एक पल को तो धड़कनें बढ़ गई होंगी, थोड़ी घबराहट तो होगी। एग्जिट पोल देखकर तमाम एग्जिट पोल आपकी हार दिखा रहे थे, तेजस्वी और महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे थे। एक बार को तो धड़कनें बढ़ गई होंगी, ईमानदारी से बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरी धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि चुनाव के आखिरी फेज में मैं कोरोना ग्रसित होने के कारण मैदान में नहीं था। मैं घायल था और यहाँ एडमिट था, और इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ मुझे पता नहीं थी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद मैंने फ़ोन किया हमारे अध्यक्ष जायसवाल जी को, भूपेंद्र जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, सबसे मैंने बात की, नित्यानंद जी से बात की, मंगल पांडे जी से बात की। सभी लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे। सब लोग मुझे कहते थे कि 130 से 140 सीटें अपनी पक्की आएगी, आप चिंता मत करिए। एग्जिट पोल कुछ भी कहता होगा, तब भी 130 सीटों से कम हमारी सीटें नहीं आएगी, ऐसा सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया। तो मेरी धड़कनें तो बढ़ी थी, लेकिन उनकी नहीं बढ़ी थी, वो लोग सारे आश्वस्त थे। ठीक। अच्छा, वैसे एक चीज है इसमें, ब्रांड मोदी का है, उनको धन्यवाद आप जरूर देंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, धन्यवाद आपको राहुल गांधी और कांग्रेस का भी देना चाहिए। मतलब हाथ है तो हार है, उनके हाथ में हार की गारंटी है। यूपी में साइकिल पंचर की, यहां पर आप सोचिए अगर वो अच्छा परफॉर्म करती कांग्रेस, तो फिर आपके हाथ से सत्ता जा सकती थी। आपको धन्यवाद देना चाहिए ईमानदारी से आज कांग्रेस और राहुल गांधी को। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि इस देश के अंदर लोगों का कर्मयोग के ऊपर विश्वास है। मोदी जी कर्मयोगी है, और कांग्रेस पार्टी के नेता केवल टीका करते हैं। उनके पास कोई दिशा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वो कोई कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर नहीं कर सकते, और इसलिए वो जिसके जिसके साथ जाते हैं उसका बंटाढार करते हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उसके नेता वही बातें बार बार रिपीट करते, मोदी जी के ऊपर हमला करते, तो लोगों को गुस्सा आता है। लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति घर संसार परिवार छोड़ के 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर ये टीका करते हैं, और इससे उनका वोट और कम होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके बारे में कोई जनता के बीच अभी कॉन्फिडेंस बचा नहीं है। नहीं, लेकिन आपको धन्यवाद तो कहना चाहिए ना फडणवीस जी। महागठबंधन की हार हुई है तो कांग्रेस की वजह से हुआ है, तेजस्वी ने तो अच्छा परफॉर्म किया, कहना चाहिए, बड़ा दिल दिखाकर आपको धन्यवाद कहना चाहिए उनका। नहीं, ऐसा नहीं कह, नहीं,
नहीं, धन्यवाद दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस की जगह तेजस्वी भी लड़ते तब भी सारी सीटें उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि कांग्रेस के कुछ वोट तो उनको ट्रांसफर हुए हैं। अगर कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं होते तो 75 सीटों तक थोड़ी जाते। तो इसलिए इतना सीधा अर्थमेटिक तो कभी चुनाव में या गठबंधन में नहीं होता है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि अब इसका आकलन किया जा सकता है, उसका कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिलाकर जो गठबंधन उन्होंने महागठबंधन के नाम से तैयार किया था, वो लोगों में पूरा कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पाए, ये सच बात है। शिवसेना ने सामना में क्या लिखा है सर, आपने जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है कि जुगाड़ करके आंकड़े बढ़ाना जीत नहीं होती है, जीते तो तेजस्वी हैं। आप लोगों ने जनमत की लूट की है शिवसेना। देखिए, शिवसेना की हालत कैसी है, वो चित भी हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी उंगली ऊपर है। बिहार का चुनाव लड़े ना, वो कितनी बड़ी घोषणा की थी, शिवसेना 50 सीटें लड़ेगी, उद्धव जी जाएंगे, आदित्य जी जाएंगे, संजय राउत जी जाएंगे। 23 सीटें लड़े, पूरे 23 सीटों पर डिपॉजिट जब्त हुआ और नोटा से भी कम वोट उनको मिला। अभी तक ये रिकॉर्ड आप पार्टी के नाम से था, आप पार्टी का भी रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड शिवसेना ने कायम किया और अपनी हालत पूरी पतली कर ली। इसलिए मुझे लगता है शिवसेना ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दूसरों को नसीहत देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी हालत क्यों पतली हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। ये जो आरोप बार बार लग रहा है कि जनमत की लूट की है, सीएम हाउस से फोन गया, चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ की, ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, पूरा अपोजिशन एक साथ, वो कह रहे हैं कि ये जीत जीत थोड़ी ना है। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। बाजू के झारखंड में आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर जीतते हैं तो जीत है, फिर ईवीएम भी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सारी चीजें एकदम बढ़िया है। और बिहार में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, सरकार सारी चीजें उसको मैनेज करते हैं। भाई, झारखंड में भी तो हमारी सरकार थी, फिर भी हम लोग वहां पर हारे। मुझे लगता है इतना हास्यास्पद बयान, कभी कभी नेताओं ने अपनी क्रेडिबिलिटी का भी विचार करना चाहिए। हम इतने मूर्खतापूर्ण बयान देकर अपनी क्रेडिबिलिटी को कितना नष्ट करते हैं, इसका विचार नेता क्यों नहीं करते, ये मैं समझ नहीं पाता। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर जो हवा है, शिवसेना ने भी कहा है और तमाम अपोजिशन ने कह रहे हैं कि आप लोगों ने चिराग पासवान के जरिए नीतीश जी का कद भी घटा दिया, एक तीर से दो निशाने साधे। बिहार भी जीता एनडीए ने और एनडीए में आप जीत गए, बिग ब्रदर आप लोग बन गए। देखिए, ये सारे अपोजिशन शिवसेना सहित ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की इनकी परिस्थिति है। हार के अलग अलग कारण ढूंढ रहे, किस प्रकार से हम में और जेडीयू में कोई दरार डाल सकते हैं का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ये कोई दरार पड़ने वाली नहीं है भाई साहब, हम बिल्कुल साथ में हैं, एक साथ चुनाव लड़े और पूरी परिस्थिति में जदयू ने देखा है किस प्रामाणिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है और जदयू भी उतनी ही प्रामाणिकता के साथ बीजेपी के साथ रही है। चिराग पासवान ने अपना निर्णय लिया, उनका निर्णय उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, उनके नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह उसके कारण तैयार हुआ, नुकसान उनका हुआ है। लेकिन हमारे गठबंधन का सवाल जहां तक है, हमारे गठबंधन में कोई बेईमानी नहीं थी, पूरी प्रामाणिकता के साथ एक दूसरे के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर, आप क्योंकि चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जो मैंने रिसर्च की है, अगर आप उसको कंफर्म कर पाए कि चिराग पासवान एलजेपी की वजह से जेडीयू को कितनी सीटों का नुकसान हुआ, मोदी के हनुमान की वजह से, अगर मैं उनके शब्दों में कहूं, चिराग पासवान के शब्दों में। नहीं, देखिए, राजनीति में अभी वो हमारे अलायंस से बाहर हो गए, कुछ सीटें उन्होंने हमारे खिलाफ भी लड़ाई, हमारी भी 2-3 सीटों पर उनका नुकसान हुआ होगा, उनकी भी सीटों पर हुआ, कुछ आरजेडी की भी सीटों पर। आखिर ये सारी चीजों का जब हम गणित लगाते हैं, उस समय उनके पास 5-6% वोट है, उसके साथ साथ उन्होंने कई जगह पर सामाजिक कॉम्बिनेशन वाले उम्मीदवार डाले, उन उम्मीदवारों ने कहीं हमारे वोटों में भी थोड़ा वोट कटुआ का काम किया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमने पहले दिन स्पष्ट किया था कि हमारा उनको समर्थन नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि हमारे नेताओं के चित्र भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे मन में कोई शंका नहीं थी, हमने पहले दिन से कहा था और हमने चिराग जी को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आपको हम अलायंस में लेने को तैयार है, बशर्ते
आप नीतीश जी को नेता माने, क्योंकि हमारे अलायंस में वही रह सकता है जो नीतीश जी को नेता मानेगा। उन्होंने कहा हम नीतीश जी को नहीं मानेंगे, तो हमने कहा भाई राम राम, फिर आपके साथ हम नहीं रह पाएंगे। सेंटर में राम राम नहीं कहा ना सर आपने, कंफ्यूजन रही। नहीं, ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहती है। देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिए, रामविलास पासवान जी हमारे बहुत करीबी नेता है, बहुत हमारे श्रद्धा उनके बारे में है। और ऐसे समय कि जब वो गुजर गए, चुनाव चल रहा है, और ऐसे समय ऐसे निर्णय कभी होते नहीं है कि हम लोग उनको छोड़ दे, हम उनको बाहर निकाल दे। और ऐसा एक्सपेक्टेशन न जदयू का था न किसी का था। देखिए, जदयू के भी मन में रामविलास जी के बारे में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, और इसलिए ये सारी चीजें जो है ये ऐसे मौके पर नहीं की जाती है। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे 5 साल के लिए? 100% नीतीश कुमार जी ही सीएम होंगे 5 साल के लिए। हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय मोदी जी ने ये निर्णय किया है, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है, हम सभी के लिए वो सर आंखों पर है। और 15 सालों से नीतीश जी के साथ हमने काम किया है, वो हमारे कमांडर रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाई है, उनके साथ सरकार चलाने का हमारा अनुभव है, और बहुत नेचुरल सरकार हमारी उनके साथ चलती है। मतलब इसमें वो कंफ्यूजन नहीं है, वो आप बतौर चुनाव प्रभारी बीजेपी के बड़े नेता आप ये कंफर्म कर रहे हैं वो 2 साल या 3 साल वाला फॉर्मूला, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा, 5 साल नीतीश कुमार सीएम? देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला। जो पहले तय हुआ है उसी के हिसाब से सरकार चलेगी। क्योंकि शिवसेना ने भी एक और सामना में ये भी लिखा है कि कम सीटों वाले को अब सीएम आप बना रहे हैं, अगर वो बनते हैं तो क्रेडिट शिवसेना को जाएगा। हमसे भी 2019 में वादा किया था, फिर बनाया नहीं कम सीटों की वजह से, लेकिन इनकी कम सीटें वालों को अगर आप सीएम बना रहे तो क्रेडिट शिवसेना को जाता है। शिवसेना सरेआम झूठ बोल रही है, क्योंकि आप सभी ने दिखाया मंच के ऊपर से उद्धव जी के सामने आदरणीय मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, वो सीएम बनेगा, इस प्रकार का निर्णय घोषित किया था। उसके चलते भाषण जो उद्धव जी ने दिया था उन्होंने भी उसको मान्य किया था। बाद में सत्ता की लालसा में वो बदल गए, और सत्ता की लालसा में उन्होंने हमारा विश्वासघात किया। बीजेपी विश्वासघात करने वाली पार्टी नहीं है, बीजेपी जो बोलती है वो करती है। महाराष्ट्र में भी हमने जो कहा था वही किया, यहाँ पर भी हमने जो कहा वही कहेंगे। जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.